नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एवरीवन टू एट आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। जुड़िए सभी जितने भी आप लोगों के साथी वगैरह हैं, जल्दी से आप लोग उनको साथ में जल्दी जितने भी हैं शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने साथ में जुड़ जाएं। और समाप्त करेंगे आज इस चैप्टर को। कमेंट आए थे मेरे पास में कई बच्चों के लास्ट वीडियो के अंदर कि सर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो हम लोग जरूर उन टॉपिक्स के बारे में मैंने देखा, क्योंकि पहले के टाइम में आरबीसी हमारी बुक थी, है ना, और लगभग अमूमन 5-6 साल पहले जो एनसीईआरटी पैटर्न था तो वही वापस अपना रिस्टार्ट हो चुका है। तो कुछ टॉपिक्स थे वो आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देखे मैंने, तो एक दो टॉपिक जो रह गया था वो अपने क्लियर कर लेंगे आज, और कुछ क्वेश्चंस अपने चैप्टर के फिनिश करेंगे और एट लास्ट और आज अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट डे अपने मतलब कल के दिन में अपने नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था, और आई थिंक पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 को भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था, है ना। तो जल्दी ही हम लोगों ने रिवाइज करने के बाद में जो टॉपिक हम लोगों का बचता है उस टॉपिक को जरूर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चंद लाइनें हैं आप लोगों के लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम लोगों ने अपने दिल के अंतर्गत अपने जुनून अगर तुम लोगों ने जाग रखा है तो उन चैप्टर्स की कोई औकात नहीं है हम लोगों के सामने कि वो हम लोगों को याद ना हो पाए, है ना। तो पर डे रेगुलर आप लोग उस चैप्टर्स को धीरे धीरे रिवाइज करते रहा करो, हमारा आराम से वो चैप्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और बीच में कई बच्चों के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर ये चैप्टर करवाओ वो चैप्टर करवाओ। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आराम से अपने तसल्ली के अनुसार और आपके बेसिस के बेस पर आराम से हम लोग पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं जो चैप्टर हमारे लिए इजी है ना। और सीधा यदि अपने नया चैप्टर शुरू कर दें ऑर्गेनिक वगैरह, तो वो ऑर्गेनिक फिर आप लोगों के ऊपर से जाएगी। तो पहले अपना धीरे धीरे अपना मान ये बनता है कि बेस अपना पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेस जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन आफ्टर हम लोग जो भी आप चैप्टर कहोगे उन चैप्टर्स को आराम से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा छोटा सा रह गया था, जिन बच्चों के मेरे पास में कमेंट आए हैं उनको जरूर मैं बताता हूं आप लोगों को। तो पिछली क्लास की वीडियो के अंदर कुछ बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास में, उन बच्चों के बारे में बता दिया जाए। ऑफिशियल रोहित ने बोला है कि हाँ केमिकल प्रॉपर्टी छोटी सी रह गई थी हमारी, वो आज डिस्कस कर लेंगे अपने, और पीरियोडिसिटी जो है वो हो जाएगा। और ई मित्रा भोलिया, ये मुझे लगता है ये कोई बच्ची है जिसका नाम मैं वापस भूल गया, लगता है प्रिया नाम का है जी। तो मेरे प्यारे बेटा जी, आपका ये इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी हो गई थी, है ना, करवा दी थी ना मैंने बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी करवा दी थी आपको, ईएन भी करवा दिया था, विद्युत ऋणात्मकता भी हो गई थी। बस आपका भी एक टॉपिक बचा हुआ है ये केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने सभी के देखे थे कमेंट कि कईयों को तो मतलब ढंग से क्लासेस नहीं ली होंगी लगता। अगर अच्छी तरीके से क्लासेस लोगे तो बेटा जी पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम लोगों ने किया है। हाँ उसमें एक टॉपिक बच गया था, वो टॉपिक अपने आज डिस्कस करेंगे। और रही बात इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, तो बेटा ये चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल के बेसिस पर इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। हाँ पिछले क्लास में अगर आप लोग देखोगे तो आई थिंक चैप्टर के लास्ट में लगभग 1-2 न्यूमेरिकल दिया होगा, वो मोर कॉन्सेप्ट के बेस पर दिया हुआ है, तो वो भी अपनी चिंता कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस। तो ये पूरा चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल का था जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया तो एक बार मैं जरूर कहूंगा उनको तो कि दोबारा वापस आप लोग चैप्टर को दोबारा देखें। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक हमारा रह गया था उसके बारे में वापस हम लोग प्रारंभ करते हैं। व्हाइट बोर्ड सबको सही दिख रहा है क्या? आज जो व्हाइट बोर्ड अगर बड़ी दिख रहा है तो हम लोग हेडिंग डालते हैं। इस टॉपिक का ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, तो तसल्ली से करेंगे अपने आज की क्लास, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और साथ में ही इस चैप्टर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व कर लेंगे। ओके मेरे डियर, तो हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने नहीं दे रखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि उसका साइज कैसा है। अच्छा एक कमेंट आया था कि एटॉमिक रेडियस नहीं हुई। मेरे प्यारे लाडू, अगर एटॉमिक रेडियस नहीं हुई तो एटॉमिक साइज तो हुआ है ना।
तो एटॉमिक साइज को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आप तसल्ली से क्लासेस को देखा करो, साथ में नोट्स बनाया करो आप, है ना। देखते हो नहीं, बस आप लोग सीधे कमेंट डालते रहते हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बेटा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों को करवाया नहीं जाएगा। तसल्ली के साथ में, बेखुदी के साथ में पूरे टॉपिक से आप लोगों को करवाए जाएंगे, है ना। तो हेडिंग डालिए इसमें। सबसे पहला पॉइंट अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें भी अपने 2-3 टॉपिक है। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथी, ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर बार बार पढ़ोगे आप। कई चैप्टर्स में आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। आइएगा। तो बेटा जी आप जानते हो कि अगर किसी तत्व की बात करें अपने, है ना, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मतलब क्या अभी डिस्कस करेंगे अपने। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स is known as ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, देखिए जरा सामने। अच्छा, अगर मैं सिंपल सी बात बताना चाहूं तो नोट डालकर करके मैं लिखना चाहूं तो सिंपल सी बात आराम से शायद तक आप लोग इस टॉपिक को समझ जाओगे। नोट डाल करके छोटी सी बात मैं बताना चाहूं, तत्व की या तत्वों की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संख्या का 8 के ऋणात्मक मान को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। डेफिनेशन अजीब सी लगेगी, लेकिन जब आप इस टॉपिक को आराम से समझोगे एग्जांपल्स के थ्रू, तब लोगों को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है मेरे लाडू जी, अगर मैं तुम्हें सोडियम का सिंबल पूछूं तो सोडियम का सिंबल तुम लोग फटाक से मुझे जवाब दोगे Na। इफ द सिंबल ऑफ द ऑक्सीजन देन वी राइट द ऑक्सीजन O, तो ऑक्सीजन का सिंबल हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट सिमिलर इफ वी डिस्कस द मैग्नीशियम देन द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। अब कई बार तुमने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोडियम पर आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम पर प्लस चार्ज पाया जाता है या नहीं है, सोडियम प्लस। एंड जस्ट सिमिलर ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन पे -2। एंड इफ यू डिस्कस अबाउट द मैग्नीशियम देन आई थिंक मैग्नीशियम इज सो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक नहीं, मतलब बिल्कुल शो करता है ये। तो देखो ये जो आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, इस पे प्लस दिखाई दे रहा है एंड इट्स हैव द -2 चार्ज एंड दिस इज द +2 चार्ज। इसको चार्ज ना कहकर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के नाम से हम जानते हैं। सर कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, किस प्रकार से निकालते हैं, ये तमाम बातें आप लोगों की बतलाई जाएंगी। अभी तो फिलहाल में देखा है कि तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि सोडियम तुम्हें मिलेगा तो सोडियम कौन सी फॉर्म में मिलेगा। जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें सोडियम मिलेगा तो मेरे प्यारे साथी सोडियम तुम्हें Na+ के फॉर्म में मिलेगा, कभी भी Na+2 के फॉर्म में या Na- के फॉर्म में, एंड इट्स कांट प्रेजेंट इन द Na+3 फॉर्म। किसी भी फॉर्म में नहीं मिलेगा, केवल और केवल सोडियम प्लस के फॉर्म में मिलेगा।
इसका मतलब यह है कि ये सोडियम इसी स्टेट में पाया जाता है, और जो एलिमेंट जिस स्टेट में पाया जाता है उसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे लाडुओ, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो हम लिखने में क्या कहेंगे कि तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एलिमेंट या तत्व जिस अवस्था में पाया जाता है। तो तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को, जैसे यहां पे ऑक्सीजन को दिखाई देगी -2, सो तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर है बात, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं हम। अच्छा, बात करें यदि अपने किसी तत्व की, तो तत्वों की ऑक्सीडेशन जो संख्या होगी वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव भी आ सकती है, एंड इट्स ऑल्सो मे बी नेगेटिव, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो जीरो भी हो सकती है। और खुशी की बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्रैक्शनल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स में भी आ सकती है, ये फ्रैक्शंस में भी आ सकती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्नात्मक रूप में भी आ सकती है। भिन्नात्मक का मतलब है मेरे प्यारे साथियों 2/3 है, नहीं है 1/3, जस्ट सिमिलर 3/4, ऐसे मतलब बटा में आएगी, फ्रैक्शनल मतलब पॉइंटों में आएगी। तो तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट्स आल्सो मे बी 0 एंड इट्स आल्सो इन द फ्रैक्शनल पॉइंट्स, इसमें डेसिमल पॉइंट्स, दशमलव बिंदु में भी आ सकती है या भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या मेरे प्यारे साथियों कुछ भी हो सकती है। सर कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, and how can you identify the oxidation number of the sodium, and how can you say that the magnesium have the +2 oxidation number and nitrogen have the -3 oxidation number? कैसे पता करोगे आपकी सोडियम की भैया +1 है, लिथियम की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी है? जरा देखिए, मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक छोटी सी लाइन बोली थी, नोट डाल के जो लिखवाई थी मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे लाडुओ, क्या बोला था कि तत्वों की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, क्या बात, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी एटम है, उस एटम की आउटर सेल की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो उस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर संख्या को 8 में से माइनस कर दो, या संख्या को 8 में से ऋणात्मक कर दिया जाए, देन वी आल्सो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, देन वी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। सब कैसे, एक्सप्लेन कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, है ना। जरा गौर से देखिए आप, मैं बात करता हूं सोडियम की, मुझे नहीं पता कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मुझे ये नहीं पता कि लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, लेकिन अब 2 मिनटों की अगर क्लास आप लोग मेरे साथ में लोगे तो शायद तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसके बारे में आप लोग आसानी से बता ना पाओ। तो शुरुआत करें, आइए तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा, जरा आपस में बातें करनी बंद कर देना, कमेंट बातें बंद कर देना, आप लोग ध्यान से देखना अपनी स्क्रीन को, मोबाइल को थोड़ा ध्यान देखिए बेटा जी, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख लो और आराम से तसल्ली के साथ में जो टॉपिक हुए उनको साथ में लिखा करो आप, है या नहीं है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को मैं पूरा बता दूंगा, चैप्टर आप लोगों को टॉपिक में काफी कम दिया हुआ है, अपने पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करें, आगाज करते हैं, आ जाइएगा। मुझे अभी ये नहीं पता कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, मुझे अभी ये नहीं पता कि लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, एंड आई आल्सो कांट डिटरमाइन दैट द ऑक्सीजन हैव व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है या नहीं है, नाइट्रोजन का क्या होता है, नियोन का क्या होता है या नहीं है, मैग्नीशियम का क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता। लेकिन 2 मिनटों की क्लास जो मैंने अभी आपको बतलाई तो उसके अंदर आप आसानी से बता दोगे। आइए आप शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये बात अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये बात याद कर लेना, शायद तक मैंने पहले भी बता रखी है। क्या बता रखी है कि पहली कक्षा परमाणु की, दूसरी कक्षा परमाणु की, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, है ना। और तुम्हें पता है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, दूसरी कक्षा में कितने भरे जाते हैं 18 नहीं 8, तीसरी में 18, और नेक्स्ट आगे मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट अगली अगर अपने बात करें, है ना, तो अगली अगर अपने बात करें
ग्रुप नंबर, भाई ये 3 तक ही ठीक रहेगा आपका, चौथी कक्षा की बात याद मत करो आप, है ना। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना कि किसी एक कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, कहीं पे साइड में लिख लो, कभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कंपटीशन एग्जामों में भी प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² होगा। पहली कक्षा की बात करो तो पहले के लिए n की वैल्यू 1 रख देना, 2 आएगा। दूसरी कक्षा की बात करो तो दूसरी के लिए n की वैल्यू 2 रख देना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो दूसरी कक्षा में 8। ऐसे ही तीसरी कक्षा में कितने आएंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे अगर अपने फाइंड करें, ज्ञात करना चाहे मेरे प्यारे साथियों चौथी कक्षा की, तो चौथी कक्षा में ज्यादातर पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो, है ही नहीं। कितने आएंगे, 32 आएंगे, जो भी आप लोगों के आएंगे। आइएगा, सोडियम आता है 11 नंबर पे, पता है तुम्हें, बिल्कुल पता है। अगर सोडियम 11 नंबर पे आता है तो इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये रहा नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में पड़े हैं ये रहे इलेक्ट्रॉन 2। पहली कक्षा में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। ये रही दूसरी कक्षा, और ये रही मेरे प्यारे लाडू तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी कक्षा में कितने आते हैं, तीसरी कक्षा में आते हैं दूसरी में आते हैं 8। तो पहली कक्षा में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भर दिया आपने 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया आपने, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। बचा हुआ है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन भागा भागा चला गया मेरे प्यारे साथियों आउटर सेल बोले तो तीसरी कक्षा। और मुझे बताओ उसकी तीसरी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो मुझे बताओ क्या इसकी पहली कक्षा स्टेबल है क्या, बिल्कुल स्टेबल है। दूसरी कक्षा स्टेबल है क्या, बिल्कुल स्टेबल है। तीसरी कक्षा स्टेबल है क्या, नहीं। तीसरी कक्षा में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह है कि तीसरी कक्षा स्टेबल नहीं है। और हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि तत्वों की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी आउटर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, और जब डोनेट कर देता है तो उसका मेरे प्यारे साथी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। लिथियम की बात करो, लिथियम कितने नंबर पे आता है, लिथियम आता है 3 नंबर पे। अगर लिथियम 3 नंबर पे आता है तो मेरे प्यारे साथियों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 वर्गी क्लास। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 वर्गी क्लास, नहीं भरी। ये कक्षा स्टेबल है लेकिन ये कक्षा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और अपने आप को स्थायी बनाएगा। सो इट्स आल्सो शो द +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन की बात मैं एक बार छोड़ रहा हूं, इधर आ जाओ एक बार। मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम आता है मेरे प्यारे लाडुओं 12 नंबर पे। अगर 12 नंबर पे आता है तो उसका मतलब यह है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर मैंने एक बार आप लोगों को बना दी। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे प्यारे साथियों 8। कितने, 8। कितने भर दिए, 10 भर दिए, कितने बच गए, 2। ये लो तीसरी कक्षा में। क्या ये कक्षा स्टेबल है, यस सर। ये कक्षा, यस सर। ये स्टेबल नहीं है। अगर थर्ड क्लास स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि थर्ड क्लास में आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये, है ना। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाएगा, 2। एक लाइन आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, क्या, एक नियम आता है ऑक्टेट रूल, है ना। वो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, नहीं वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, न्यूलैंड्स के ऑक्टेट की बात नहीं कर रहा, वो अलग है ना। ये लेसन नंबर जब 4 अपने पढ़ेंगे तब आएगा आपका। तो ऑक्टेट रूल में क्या कहा है कि पहली कक्षा को छोड़ के, है नहीं, पहली कक्षा को छोड़ के विदाउट द फर्स्ट सेल अदर किसी भी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कक्षा क्या मानी जाएगी, स्टेबल होगी। वो कक्षा क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी बेटा। पहली कक्षा को छोड़कर बाकी किसी भी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा एंड वो सेल क्या होगी, स्टेबल होगी। तो याद रखना तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी है तो तीसरी कक्षा क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, स्टेबल होगी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अरे मेरे बाबू मेरे सोना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तसल्ली से सुनो। मैंने क्या कहा, इफ विदाउट ओनली फॉर फर्स्ट सेल, केवल पहली कक्षा की बात नहीं कर रहे अपने, पहली कक्षा को छोड़ दो। विदाउट फर्स्ट सेल अदर सेल्स ऑफ द एटम हैव द 8 इलेक्ट्रॉन, देन द सेल इज ऑलवेज स्टेबल।
पहली कक्षा को छोड़कर बाकी किसी भी कक्षा की अगर अपने बात करें तो उस कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कक्षा क्या होंगी मेरे प्यारे साथियों? स्थायी होंगी, स्टेबल होंगी। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ इसकी पहली कक्षा स्टेबल है क्या? बिल्कुल मौज लगी हुई है इसको। दूसरी भी स्टेबल है, लेकिन बेचारे की प्रॉब्लम आ गई दूसरी कक्षा में, सॉरी तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा क्या नहीं, स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो अपने आप को स्टेबल करेगा ये। और मैंने भी तुम लोगों को बताया कि तीसरी कक्षा में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कक्षा क्या होगी? स्टेबल होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने से रहा है ही नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये तुम्हारे से ज्यादा होशियार नहीं है, ये बेचारा कमजोर है आपसे, आप ज्यादा होशियार हो। तो मुझे फटाक से बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय क्या करेगा? अरे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन भगा देगा कि चला जा तेरा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भगा देगा। ये लो उसने भगा दिया। जब भगा दिया तो इसका मतलब यह है कि पहली कक्षा भी स्टेबल और दूसरी कक्षा भी स्टेबल हो चुकी है, यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यही करते हैं, है या नहीं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं, है या नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ। तो वही बात है मेरे प्यारे साथियों कि सरहद पे खड़े हुए जो सिपाही लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए या तो जान देते हैं या फिर जान ले लेते हैं। वही बात है, ये अपने आप को स्थायी रखने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। बात आई समझ में? अगर नहीं आई तो आइएगा देखते हैं अपने नाइट्रोजन की। हमारे को बताइए कि नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। अगर 7 नंबर पे आता है तो मेरे प्यारे साथियों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, है नहीं है? दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। पहली कक्षा स्टेबल है लेकिन दूसरी कक्षा स्टेबल नहीं है। दूसरी कक्षा स्टेबल नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या बताओ कि क्या दूसरी कक्षा स्टेबल है? स्टेबल नहीं है। स्टेबल करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है या नहीं है? लेकिन 5 डोनेट करने के बजाय इसके पास में बढ़िया ऑफर ये है कि ये 5 देने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अरे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मेरे प्यारे साथियों इसके द्वारा कक्षा क्या हो जाएगी? स्टेबल। इसलिए नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीजन संख्या दिखाता है? -3। अभी मैं बता के हटाऊं, देखो 22वें कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बराबर या फिर 8 के ऋणात्मक मान के बराबर, है या नहीं है? 5 में से 8 घटा दिया जाए तो मेरे प्यारे साथी -3 बचेंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हमारा -3 हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे ही नियोन को देखो, नियोन कितने नंबर पे आता है मेरे प्यारे साथी? 10 नंबर पे। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। पहली कक्षा भी स्टेबल है, दूसरी कक्षा भी स्टेबल है। क्या इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है? नहीं। ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, है या नहीं है? ना मैं तेरे को मारूंगा ना तू मुझे मार, तुम भी सेफ मैं भी सेफ। इसका मतलब यह है कि इसके पास में ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। क्लियर है? क्लियर है? तो मुझे फटाक से मुझे बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, ऑक्सीजन संख्या कितना होगा? ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा मेरे प्यारे साथी? जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन का कितना होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। हम पता है कि ऑक्सीजन 2 नंबर पे नहीं 8 नंबर पे आता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा स्टेबल है? यस सर। दूसरी स्टेबल है? नहीं। तो मुझे बताओ स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितने लेगा? -2। बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये -2। तो इस प्रकार से अपने एलिमेंट्स की क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं अपने, है नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्रकार से निकाला जाता है, या तो आउटर कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बेस पर और या फिर 8 में से माइनस करके हम इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, लिखना चाहो तो लिख लो ये बेटा जी। मैं बात करता हूं जीपी बोले तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, सीधा आता हूं ग्रुप नंबर 13। बीच वालों को छोड़ दो, बीच वाले आप लोगों के काम के नहीं आएंगे, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर पहला, ग्रुप नंबर दूसरा, ग्रुप नंबर 13 के बाद में ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये ग्रुप हमने डिस्कस किए थे। तो ग्रुप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट आते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं। हाँ,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आते कि नहीं आते? सीजियम एंड एट लास्ट फ्रेंसियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ग्रुप नंबर 2 वालों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेरे प्यारे साथी +2। ग्रुप नंबर 13 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। ग्रुप नंबर 14 बहुत होशियार है, ये +4 भी दिखाते हैं और -4 भी दिखाते हैं। एंड ग्रुप नंबर 15 की बात करें, ये -3। ग्रुप नंबर 16 -2। ग्रुप नंबर 17 -1। और ये तो हमारे बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं। ग्रुप नंबर 18 वाले ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। क्लियर है बात? तो ये एलिमेंट्स के द्वारा दिखाए जाने वाला ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर आसानी से याद करें तो इन टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा तत्व कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। बीच वाले रहने दो, बीच वालों को याद करने की आवश्यकता नहीं। जब आप लोग नेक्स्ट पढ़ोगे डी ब्लॉक, तब आप लोगों को बीच वाले भी आप लोगों को बतला दिए जाएंगे, है ना? आ जाओ। अच्छा, एक लाइन और लिख लो आपका इसमें। जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ध्यान रखना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। सर क्या होती है ये परिवर्तनशील? दिखाते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट द अच्छा वेरिएबल? इंग्लिश वाला लिख लो आप भी। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों दिखाते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग। सर अलग अलग कैसे? जरा देखिएगा जरा सामने। अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों को कहीं ना कहीं Fe और कहीं ना कहीं Cu दिखागा। पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने बनाई थी तब मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं Cu भी लिखा था, कहीं ना कहीं Fb भी लिखा था। पीरियोडिक टेबल इसी तरह से याद कर लेना। तो मेरे प्यारे लाडुओं, मेरे प्यारे साथियों, फेरस की बात करो तो ये फेरस +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है। कॉपर की बात करो तो कॉपर +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। इसका मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो फिक्स एक ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाते, एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। फॉलोइंग दिस देखो। अच्छा ये देखो, ये तो सबका बाप है हमारा मैग्नीज, सब तत्वों का बाप। ये +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है और +7 भी दिखाता है। देखिएगा कितनी दिखा रहा है ये। सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे को समझ पाओ या इस बात को अगर आप लोग ध्यान में लिख पाओ तो लिख लेना। ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के पास एक तो होता है 3D कक्षक, एक होता है 4s कक्षक, है ना? इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। जब बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन 4s से भी निकल जाते हैं, 3D से भी निकल जाते हैं, है ना? तो ये काफी डीप पे चले जाएगा आप लोगों का। आप लोग इतना ज्यादा ध्यान मत रखो, बस आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। परिवर्तनशील का मतलब है कि एक ही तत्व, सिंगल एलिमेंट, एक से ज्यादा टाइप की क्या करता है? ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लियर है? तो ये थी बात हमारी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है बखूबी के साथ आप लोगों को यही टॉपिक में दोबारा फिर बताऊंगा आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाऊंगा, है ना? तो ध्यान कीजिए आप लोग। तो ये था मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में छोटी सी बात आती है मेरे प्यारे साथियों, संयोजकता। संयोजकता लगता है मैंने करवा दी थी, लेकिन फिर भी देख लो वापस संयोजकता क्या होते हैं। वैलेंसी संयोजकता याद होगा आप लोगों को। मैंने कहा था कि मेरे कितने हाथ हैं? मेरे 2 हाथ हैं। अगर मेरे 2 हाथ हैं तो मैं एक आदमी को इधर से पकड़ लूंगा, एक आदमी को इधर से पकड़ लूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा कितने व्यक्तियों के साथ बंद बनाया जाएगा? 2 व्यक्तियों के साथ बंद बना लूंगा। चाहे तो मैं दोनों हाथों से एक को पकड़ लूं, चाहे इस प्रकार से कैच कर लूं मैं। इज इट क्लियर? तो जब कोई एटम
किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है या नहीं है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बंध बना सकता है? तो परमाणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु के साथ जितने बंध बनाए जाते हैं उन्हीं बंधों को आप क्या कह सकते हो? संयोजकता कह सकते हो। क्लियर है बात? हाँ, द एटम्स, जो एटम है वो अदर किसी अनदर एटम के साथ कितनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, जितनों के साथ मेरे प्यारे रसगुल्लों को बॉन्ड बनाएगा उसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हो? संयोजकता कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वैलेंसी के नाम से अपने जान सकते हैं। ठीक है जी, वैलेंसी। वैलेंसी फिक्स नहीं रहेगी, वैलेंसी चेंज होती रहती है ना। वैलेंसी क्या होती रहती है? वैलेंसी बदलती रहती है, ध्यान रखना। संयोजकता जो है वो बदलती रहेगी, ऑक्सीडेशन भी बदलता रहता है। वैलेंसी जैसे मान लीजिए पी के साथ में कितने जने जुड़े हैं? पी के साथ में 5 जने जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पी के साथ कितने जने जुड़ गए? 3 जने जुड़ गए। तो मतलब इस प्रकार से चेंज होती रहती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक आपका हो गया था। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में वैलेंसी भी आप लोगों की होगी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो आप, टॉपिक है हमारा लास्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब है बेटा जी पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टी से ही, है ना। आवर्तिता का मतलब क्या होता है कि वो किसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, किसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। अभी फिलहाल अपने सिंपल सी लैंग्वेज समझेंगे, पूरा ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। अपने पूरे डिटेल हम तब डिस्कस करेंगे जब पूरी पीरियोडिक टेबल को जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे, तब आपको मैं एस ब्लॉक तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग से बताऊंगा। जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, और डी ब्लॉक आपके सिलेबस में है नहीं। ये नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे तो डी ब्लॉक के बारे में भी आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करवाई जाएगी, है ना। तो सिंपल सा टॉपिक है हमारा, ये छोटा सा टॉपिक है। बस क्या है कि जो हमारे तत्व हैं, है ना, आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, आवर्त सारणी के तत्व, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं करने के बाद में नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द periodic table are react with the chemicals then the form of different types of the compounds। अलग अलग कंपाउंड्स बना लेते हैं, रसायनों से क्रिया कर लेते हैं या आपस में क्रिया कर लेते हैं, तत्व आपस में क्रिया कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं? नए यौगिकों का निर्माण करते रहते हैं, है ना। तो ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा सिंपल सी बात, अपने इतनी बातें ना लिख करके सिंपल सी बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जरा देखिएगा, तत्व जो सारणी के बाईं तरफ हो, बाईं तरफ, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, बाईं तरफ हो, बाईं तरफ हो, वे सामान्यतः ऑक्साइड अवस्था में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, नंबर पहला, तत्व जो सारणी के बाईं तरफ होते हैं वे ऑक्साइड अवस्था में सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? बाईं तरफ तुम लोग देखोगे ना, अरे यार बाईं तरफ देखोगे तो बाईं तरफ तुम लोगों को सोडियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरफ, इस साइड में सोडियम मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। लिथियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लिथियम भी मिलेगा हमें। अच्छा, इनकी रिएक्शन करवा दो मेरे प्यारे लाडू ऑक्सीजन के साथ, ये लो ऑक्सीजन के साथ करवा दी इनकी रिएक्शन। तो जब मैंने इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो करवाने पर ये बन गया मेरे प्यारे साथियों Na2O। ये लो समीकरण को बैलेंस कर देता हूं मैं, ये लीजिए 4 सोडियम, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड।
क्या नाम है इसका, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज द सोडियम ऑक्साइड। मैंने कहा ना, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, जो तत्व बाईं तरफ होते हैं, द ऑक्साइड नेचर वाइज इज बेसिक, उनका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दो। अच्छा, लिथियम की करवाओ क्रिया, जब लिथियम की क्रिया इसके साथ करवाओगे तो मेरे प्यारे साथियों, लिथियम की रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा हमारा, है या नहीं। रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप इस प्रकार से, ये लीजिए, दिस इज द लिथियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, लिथियम ऑक्साइड। तो मैंने क्या कहा कि जो तत्व बाईं तरफ पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड पाए जाते हैं, उनके ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इंग्लिश वालों लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, द ऑक्साइड ऑफ द लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैव द बेसिक नेचर। आई अगेन रिपीट, द ऑक्साइड ऑफ द लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैव द बेसिक नेचर। जो तत्व लेफ्ट साइड में होते हैं उनके ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के। सर क्यों होते हैं क्षारीय प्रकृति के, अरे ये सोडियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का क्यों है, एंड व्हाई दिस इज द लिथियम इज हैव या बिहेव एज ए बेसिक नेचर, क्यों शो करता है ये क्षारीय प्रकृति, कारण क्या है। हाँ, नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भैया बताओ इनकी प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, क्यों होती क्षारीय प्रकृति। तो बताओगे आप, क्या बताओगे कि सर ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये वाला सोडियम ऑक्साइड, ये पड़ा सोडियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया करवा दो जल के साथ, ये लीजिए जल के साथ करवा देते हैं रिएक्शन अपने इसकी, एंड व्हेन द सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो बताओ सोडियम कितने हैं, सोडियम है 2, बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये रहा ऑक्सीजन 2, H कितने हैं 2 आगे लिखा हुआ है। सो दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मुझे लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है कि नहीं होता। तो सोडियम ऑक्साइड जल से क्रिया करवा दें अगर अपने, तो जल से क्रिया करवाने पर मेरे प्यारे साथियों ये क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेस विद द वाटर मॉलिक्यूल दे हैव बेसिक नेचर, जल के साथ क्रिया करने पर ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, बेसिक नेचर होता है इनका। एंड ऑल्सो जस्ट सिमिलर, अच्छा अगली बात लिखे अगर अपने, अच्छा लिथियम, ये लो लिथियम क्या भी करवा दो, ये लो लिथियम का क्या होगा, लिथियम इज ऑल्सो फॉर्म द लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बोले तो बेस बनाएगा। इसका मतलब यह है कि जो तत्व, अरे यार जो तत्व पीरियोडिक टेबल के इस साइड में है, इस साइड में ये वाले, इधर वाले इस साइड में, इनके ऑक्साइड होते हैं कौन से नेचर के, बेसिक नेचर के। और जो तत्व इस साइड में होंगे, इस साइड में, इस साइड में, इधर वाले, अरे यार इधर वाले, उन तत्वों के ऑक्साइड होंगे अम्लीय प्रकृति के। आई अगेन रिपीट, द ऑक्साइड ऑफ द लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैव द बेसिक नेचर, बट द ऑक्साइड ऑफ द राइट साइड एलिमेंट्स हैव द एसिडिक नेचर। इनकी प्रकृति होगी मेरे प्यारे लाडुओं अम्लीय, बोले तो एसिडिक, और इनकी होगी मेरे प्यारे साथियों बेसिक, है या नहीं। अच्छा तुम्हारा फिर इस बीच वालों का क्या विचार है, ये बीच वाले क्या होंगे, बीच वाले ये, चलो इसको मैसेज दिखा देता हूं, ये बताओ ये बीच वाले, ये देखो ये कुछ बीच में भी पड़े होंगे यहां पे, है या नहीं, इनकी प्रकृति कैसी होगी। हाँ, ये बेचारे ना घर के ना घाट के, ना अम्लीय ना क्षारीय, तो ये दोनों दिखाते हैं। ये कभी न कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो मैं अम्लीय भी दिखा दूंगा, और कभी न कभी दिल में ख्याल आएगा तो मेरे प्यारे साथियों क्षारीय भी बन जाएंगे ये, है ना। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, एंड ऑल्सो दे आर शो बेसिक नेचर, वो बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। आई मीन टू से एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों नेचर शो करते हैं, है ना। कौन कौन से एग्जांपल होंगे चिंता मत करो। अच्छा पहला पॉइंट मैंने बता दिया, ये रहा, दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड, तत्व जो सारणी के कौन सी साइड में, दाईं तरफ आते हैं, उनके ऑक्साइड
कौन सी प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है नहीं? लिखना चाहो क्या लिखेंगे? द ऑक्साइड ऑफ राइट साइड एलिमेंट्स have एसिडिक नेचर। उनकी प्रकृति कैसी होगी? उनकी प्रकृति होगी मेरे प्यारे लाडुओं क्षारीय। कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी उनकी। जो तत्व उस साइड में आ रहे हो ना, राइट साइड की तरफ आ रहे हो, उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्षारीय कैसे? देखो Cl2O बना देता हूं मैं, ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारा। Cl2, मुझे बताओ ये Cl जो आएगा वो पीरियोडिक टेबल की साइड आता है कि नहीं आता? देखो पीरियोडिक टेबल को इस साइड आता है और उसका ऑक्साइड बना दिया मैंने, दिस इज द क्लोरीन ऑक्साइड, है ना? अच्छा, इसकी रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ? जल के साथ करवाओ इसकी रिएक्शन। जब जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये इसका फॉर्मेशन कर लेगा, जो एक प्रकार का क्या है हमारा? जो एक प्रकार का हमारा एसिड है। एसिड क्या है? एसिड। तो याद रखना, जो तत्व हमारे किस साइड में आते हैं? राइट साइड में आते हैं। यदि उनकी रिएक्शन जल के साथ करवाई जाती है तो जल के साथ करवाने पर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं, और इसलिए इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ में तीसरा पॉइंट लिखो आप। There are some elements are also have basic and acidic nature। कुछ तत्व ऐसे हैं, लिख ले मेरे प्यारे साथियों, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी प्रकृति, मतलब ऑक्साइड्स की ना, अम्लीय भी होगी और कैसी होगी? क्षारीय भी। ऑक्साइडों की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्साइड मतलब उनके ऑक्साइड अगर बनाएं तो उनके ऑक्साइड मेरे प्यारे साथियों बेसिक नेचर के भी होंगे और एसिडिक नेचर के भी होंगे। ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे IMP, इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। क्या पूछूंगा? एक ऐसे ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। गिव द वन एग्जांपल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच हैव द एम्फोटिक नेचर। एम्फोटिक नेचर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों जिसके पास बेसिक नेचर भी और एसिडिक नेचर भी, दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाने की प्रॉपर्टीज हो, एम्फोटिक नेचर बोलते हैं हम इनको। एम्फोटिक नेचर का मतलब है उभयधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति। ना तो क्षारीय प्रकृति होती है इनकी, ना अम्लीय प्रकृति होती है, ना तो ये बेसिक दिखाएंगे ना एसिडिक दिखाएंगे, ये दोनों दिखा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फोटिक नेचर रखते हैं, उभयधर्मी। दिस इज द फोर्टिक, सी है ध्यान रखना, TIC। सो एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों एम्फोटिक नेचर शो किया जाता है। तो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग याद रख लेना, Al2O3 इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ही नहीं है, विच शो द एम्फोटिक नेचर। बोले तो ये अम्लीय प्रकृति भी दिखा सकता है और अम्लीय के अलावा आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों ये बेसिक नेचर भी क्या करेगा? दिखाएगा, है ना? तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं? एल्यूमिना बोलते हैं इसको। एल्यूमिना। तो ये थी बात हमारी किसके बारे में? केमिकल्स प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना? इतना ही टॉपिक था आप लोगों का, जो छूटा हुआ था रह गया था हमारा। जरा देखिए दोबारा वापिस, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, केमिकल्स प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन नंबर के बेस में,
कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन द ऑक्सीडेशन नंबर। तत्वों की ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालोगे, या तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बेस पर, या फिर 8 के ऋणात्मक मान के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आप लोगों को ने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, सोडियम के बारे में देखा, लिथियम के बारे में देखा। तो इस प्रकार से तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस की बातें। ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी में भी आ सकता है। फ्रैक्शनल पॉइंट में कैसे आएगा सर, एक फ्रैक्शनल पॉइंट का एग्जांपल बताओ। मेरे प्यारे साथियों एग्जांपल यहाँ पे नहीं बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोगों की खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। तो ये वाला एग्जांपल जब मैं चैप्टर नंबर 8वां करवाऊंगा, मुझे लगता है चैप्टर के बारे में 8वां शुरू करने वाला हूं, है ना। क्योंकि चैप्टर पहले वो डिस्कस करेंगे जो चैप्टर हमें आसान लगेंगे, और जो चैप्टर हम लोगों को किसी दूसरे चैप्टर को समझाने में हम लोगों की हेल्प करेंगे वो चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। सो दिस इज द 3। जब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल करवाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में आ रहा है, भिन्नात्मक रूप में आ रहा है। तो याद रखना फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तमाम बातें हमने डिस्कस की हैं। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि बेटा जी कि कौन से ग्रुप के द्वारा कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया जाता है, उसके बारे में बातें की हमने। और सबसे खास बात आपके सामने ये निकल कर के आई, क्या निकल कर के आई कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। क्यों करते हैं, ये तमाम बातें हम लोगों की आगे की रहेंगी। बस अभी तो फिलहाल आप लोग ये दोनों नोट कर लो। एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, संयोजकता के बारे में बता दिया था आपको मैंने। संयोजकता का मतलब होता है कि कोई परमाणु कितने परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है ना, वैलेंसी कहलाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। ज्यादातर जो हमारे तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण कर लेते हैं, है ना। ये पूरी प्रॉपर्टीज अपने एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे, चैप्टर नंबर 11 करेंगे, तब वहां पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे छोटा सा बस ये 10-15 लाइनों के बारे में टॉपिक दिया हुआ था तो मैंने आप लोगों को करवा दिया। तो तत्वों की बाईं तरफ जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं मेरे प्यारे छात्रियों, वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेरे प्यारे लाडुओं जल के साथ अगर क्रिया कर लेते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए बेस का फॉर्मेशन करने की वजह से इनकी प्रकृति क्षारीय। अच्छा, जो इधर होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो उस साइड में होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और कुछ तत्व वैसे आएंगे जो बीच में आएंगे मेरे प्यारे साथियों। उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनकी प्रकृति होगी हमारी कैसी, उनकी प्रकृति उभयधर्मी, है ना, एम्फोटिक नेचर, मतलब वो दोनों की प्रकृति शो करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि जो तत्व हमारे कौन सी साइड में, जो तत्व हमारे कौन सी साइड में आते हैं, राइट साइड में आते हैं, उन तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय नहीं होती, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और फिर इंपॉर्टेंट डाल करके हमने बात डिस्कस की कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कैसे शो करते हैं, एम्फोटिक नेचर शो करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ये वाला है ही नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी लेसन के साथ में हम लोगों का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो हमारा कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से मैं अगर आप लोगों को मैं बात बताना चाहूं तो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को तुम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तसल्ली के साथ में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना। ये पहला दिन था जब हम लोगों ने इस टेबल को बनाया था, और एक एक करके हम लोगों ने तमाम बातें डिस्कस की थी। स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या चीजें नहीं पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना। तो जिन बच्चों ने इस टॉपिक को या इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है, ढंग से देखा नहीं है, तो ये तमाम बातें पहले थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की, और थ्योरी जितनी पढ़ने के बाद में सबसे बेस्ट हमारा इस टॉपिक का जो पॉइंट था वो हमारा ये वाला टॉपिक था हमारा ना, कौन सा, पीरियोडिक टेबल। वो भी कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है, याद रखना कम से कम 11th में 4 से 5 चैप्टर ऐसे आएंगे जो आसानी से इस टेबल के बेस पर होंगे आपके। और जिस बंदे को ये टेबल अच्छी तरह से याद नहीं होगी वो बंदा मेरे प्यारे साथियों आगे डिस्कस नहीं कर पाएगा। याद रखना कुछ चीजें, कुछ टॉपिक, कुछ लाइंस, कुछ टर्म्स आपकी बुक में ऐसे आएंगे जो आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो वो टर्म्स वो कंफ्यूज इसलिए करेंगे क्योंकि वो चीजें नहीं होंगी आपके लिए। और जैसे जैसे वो टर्म्स जहां जहां पे यूज में आएंगे वहां वहां उन टर्म्स को, उन लाइंस को, उन बातों को आप लोगों को मैं बताता रहूंगा, तो आपको वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगी, है या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बेस पर, मेरे आधार पे चैप्टर नंबर 3 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बेखूबी के साथ में हम लोगों ने पढ़ा है ना। और जिसने अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 3 डिस्कस नहीं किया, एक बार दोबारा वापस गुजारिश होगी मेरे प्यारे साथियों, एक बार दोबारा वापस डिस्कस करना। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाओगे,
है ना, आराम से कर पाओगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट में डाल करके उस चैप्टर के क्वेश्चंस का नंबर बता देना मेरे को कि कौन सा क्वेश्चंस आपको नहीं आता, तो मैं चलती 11वीं क्लास में आप लोगों को वो टॉपिक वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंतर्गत। अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे, अपने आसान चैप्टर ही लेंगे मेरे प्यारे साथियों। कमेंट में बॉक्स में आ रहा है कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो। बेटा जी दूसरा चैप्टर मैं भी बाद में स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि दूसरा चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया तो दूसरा चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है ना। हाँ बेसिक है, लेकिन बेसिक से भी काफी सारी चीजें उसमें थ्योरेटिकल के अलावा कई चीजें डेरिवेशन डाले हुए उसमें, और डेरिवेशन आप लोगों को बाद में समझाएगी आप लोगों को। तो पहले आसान वाले चैप्टर लेते हैं ताकि अपना बेस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर हम लोग तसल्ली के साथ में चैप्टर नंबर दूसरा भी आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में यूं हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सभी का साथ में मेरे प्यारे साथी, छोटों को सम्मान करना, बड़ों से प्यार करना। तो दुआ करते हैं इसी प्रकार से आप लोग हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।